आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के लिए 2025 का पहला महीना ही बड़ी सौगात लाने जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस खेल आयोजन की मेजबानी से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, वहीं पूरे देश में भी उत्तराखंड इन खेलों के सफल आयोजन के बाद अलग छाप छोड़ने का काम करेगा। राजधानी के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जर्सी, मस्कट, लोगो और एंथम को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा, उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या समेत इस आयोजन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। खेलों अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने 500 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, देश भर से 10,000 से अधिक खिलाड़ी खेलों में प्रतिभाग करेंगे। सरकार खेल विधि भी जल्द बनाने जा रही है। इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर निर्माण कार्य को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। सीएम ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को राज्य के युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया है। सीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को सरकार से पदक के लिए तय राशि की अतिरिक्त धनराशि देने की भी घोषणा की है। इस दिन हमारे साथ भारत सरकार की खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे जी हैं, डॉक्टर पीटी ऊषा जी हैं, सुनैना जी हैं और हमारे बहुत सारे अतिथिगण यहाँ हैं। हमारी खेल मंत्री जी रेखा जी लगातार यहाँ पर इन खेलों के संयोजन के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लगातार जो हमारा स्ट्रक्चर बना है उनकी समीक्षा कर रही है। सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। आर शुभंकर, एंथम और आज हमारे सभी मसाल से लेकर सारी चीजें वर्दी, जर्सी, ये सारी लॉन्च हो गई है और आज से ये एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और देवभूमि उत्तराखंड को ये अवसर मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय खेल मंत्री जी का, हमारे रक्षा जी का और पीटी ऊषा जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबके कारण से देवभूमि उत्तराखंड को ये अवसर प्राप्त हुआ है और इस आयोजन को हम बहुत ऐतिहासिक बनाएंगे, यादगार बनाएंगे। सारी जो हमारी अवस्थापना का स्ट्रक्चर है वो सारी हमने तैयार कर ली है और हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और इसमें मैं पिछली बार भी मैंने आप सबके माध्यम से राज्यवासियों से अनुरोध किया था कि सारे राज्यवासी मिलकर, जैसे हमारे पूर्व के आयोजन हुए हैं, आपने देखे होंगे पिछले आयोजनों में, अगर हम G20 समिट की बात करें तो बहुत कम समय में हमको 3 आयोजन यहाँ पर करने का अवसर प्राप्त हुआ था, मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ था, दुनिया के लोगों का यहाँ पर स्वागत करने का और उनके सम्मेलन आयोजित करने का। तो बहुत यादगार था और यहाँ से जाने के बाद लोगों ने अपने आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड का स्मरण समूची दुनिया में ले गए थे। इसी प्रकार इन्वेस्टर समिट, जिसमें हमारे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सभी ने एक अलग प्रकार की एक सजावट हुई थी, एक अलग प्रकार का हमारी सड़कों से लेकर, घरों से लेकर, दुकानों में एक रूपता से जो है जिस प्रकार उनकी सजावट और पेंटिंग की गई थी, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक था कि सारे लोग इस आयोजन में सम्मिलित हैं। इस बार के आयोजन में भी पूरे राज्य के लोग सम्मिलित होंगे और आने वाले हमारे खिलाड़ियों का 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। उन सभी का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और छोटे छोटे स्थानों से लेकर बड़े स्थानों पर जहाँ भी प्रतियोगिताएं होनी हैं, उन सभी स्थानों की लगातार समीक्षा हो रही है, लगातार काम हो रहा है। आप स्वयं देख रहे होंगे, ये परिसर भी काफ़ी लंबे समय बाद आज यहाँ पर फिर से प्रारंभ हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे, हमारे खेलों के मैदान बनेंगे, अन्य जो काम होंगे, वो आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के लिए, उदयमान खिलाड़ियों के लिए, हमारे नवोदित खिलाड़ियों के लिए बहुत उनके जीवन में
उनके व्यक्तित्व के विकास करने में, उनको अच्छा खिलाड़ी बनाने में। और ये आयोजन हमारे देवभूमि में जो हो रहा है, ये देवभूमि के साथ साथ हमको खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेगा। एक्चुअली बहुत खुशी हूँ, हम इधर का फैसिलिटीज देखे, जानी जी ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाया है इधर, तो इधर का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बहुत, मैं देखे भी उसका एनर्जी आ रहा है उसको ना, तो बहुत कुछ कर रहा है। फिर 2 गेम भी उत्तराखंड के लिए ना, वो मलकम और जैसे योगासना भी मेड इट अपग्रेडेशन as a competitive work, because we wanted Uttarakhand is taking lot of interest and doing so much, and they also took more medals. So we wanted IOA and we have made a very good GTTC team here, and they are doing very good, and we want this national games is the very best one ever. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा, चेयरमैन जीटीसीसी सुनैना प्रकाश ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने 78वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर चर्चा की। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की। वहीं देहरादून में आयोजित 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आज समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में कई उपलब्धियां जुड़ी हैं। आयोजन समिति के अनुसार इसमें 10,321 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। ये पहली बार हुआ है कि आयुर्वेद कांग्रेस में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इससे पूर्व गोवा में हुए इसी कार्यक्रम में 5,102 प्रतिनिधि पहुंचे थे। 4 दिन के कार्यक्रम 1.5 लाख लोगों ने शिरकत की है। इसके अलावा पहली बार NICSM के सहयोग से पहली बार 451 प्रैक्टिशनर इस आयुर्वेद सम्मेलन में पहुंचे हैं। इस विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 172 तकनीकी सत्र हुए और 54 देशों से 352 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। एक्सपो में 220 कंपनियां पहुंची। यहाँ पर 4,000 लोगों ने आयुष क्लिनिक में जांच कराई। आयुष विभाग के अपर सचिव डॉक्टर विजय जोगदंडे ने बताया, कार्यक्रम में आयुष पर गहन चर्चा के साथ नई संभावनाओं पर बातचीत हुई है। उधर आयोजन समिति से जुड़े अनूप ठक्कर ने बताया, पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने देश के बाहर यूरोप आयुर्वेद अकादमी एसोसिएशन को मान्यता दी है। इससे वे आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर सकेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ये माना जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इन निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठक का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष विभिन्न मोर्चों के साथ बैठकें जो है वो कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को उत्तराखंड आने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में हुए केदारनाथ उपचुनाव में भी कुमारी शैलजा को पार्टी के प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचना उचित नहीं लगा। एक और बीजेपी ने जोड़ तोड़ की रणनीति शुरू कर दी है तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा ऑनलाइन मीटिंग करके अपना दायित्व निभा रही है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पर सवाल उठने भी इसलिए लाजमी है क्योंकि उन्होंने एक और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। दूसरी ओर उन्होंने प्रदेश से लगातार दूरी बना रखी है। कई बार तो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अब ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी एक मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस प्रभारी की भावनाएं उत्तराखंड से नहीं जुड़ी हुई है। वे लगातार यहाँ से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही है। कभी भी उनकी भावनाएं इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहां पर जिस तरीके से सिर्फ उतावल रही तो वहां पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। कभी भी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। हमेशा जो है लैपटॉप पे बैठ करके वर्चुअल बैठक लेती है सभी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता है। जिनका प्रभारी वहां से नदारद हो, जिनका प्रदेश का नेतृत्व जो है नेतृत्व विहीन हो, मुझे लगता है कि उनको बहुत सोचने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। उसको चुनाव को
बहुत मेहनत के साथ लड़ने का काम करती है। हमारा बड़ा नेता हो और या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी इस चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के जो चुनाव होंगे इनको जीतेगी नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिणाम देने का काम करेगी। रही बात कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल भ्रम की स्थिति पैदा करके, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उनके वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री हो और चाहे उनकी प्रभारी हो, जिनका विशेष लगाव उत्तराखंड से नहीं है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उनको नदारद कर रही है। हमेशा उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यही कारण है कि जब आपका प्रदेश से लगाव नहीं, यहाँ की जनता के मुद्दों से लगाव नहीं, यहाँ की जनता से कोई आपको लेना देना नहीं है, तो प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि जिनको हमसे लगाव नहीं है तो हमें भी उनसे कोई लगाव नहीं है। हमारे देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूँ। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है। आप दूरभाष के माध्यम से, आप वीसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। सरकार भी वीसी के माध्यम से काम कर रही है, तो उसी तरीके पौड़ी के गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान के छात्राओं ने समय से पहले हो रही परीक्षाओं के विरोध में परिसर के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं ने पूरे परिसर में रैली निकालते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया है। उनका कहना है कि सर्दियों के कठोर मौसम के दौरान परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जबकि ये परीक्षाएं आमतौर पर सर्दियों के बाद आयोजित की जाती थी। इस साल परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव के कारण छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे बेहद असंतुष्ट हैं और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। वो अक्टूबर लास्ट तक चले हैं, हमारे सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। हमें ये बोला गया था कि फरवरी में हमारे एग्जाम एग्जाम किए जाएंगे और अब एकदम सडन नोटिस से बोल दिया गया बिल्कुल जनवरी में हमारे एग्जाम दिए जाएंगे। अब हम इतनी ठंड होती है, हम कैसे पढ़ें? यहाँ तो इतनी वेदर कंडीशन बेकार हो रखी है, -1, -2, 0 यही हमारे टेम्परेचर रह रही है का, और इसमें ये लोग एग्जाम देंगे तो कैसे हम लोग एग्जाम देंगे? और मेन बात ये है कि हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो सर हमारे कल फॉर्म में आ रहे थे क्लास खत्म होने के बाद सर अचानक से मैसेज आ जाता है कि अब तुम्हारे एग्जाम होगी जनवरी में। 26 जनवरी से प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, 26 दिसंबर से ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल होंगे, 6 जनवरी से बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा। एग्जाम होने के लिए सर पहली बात तो सिलेबस कम्प्लीट होना चाहिए, सिलेबस कम्प्लीट नहीं है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल सिलेबस होना पहले 5 दिन से 5। चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां पर पहाड़ी उत्पादनों को बढ़ावा देने के साथ ही काश्तकारों की आर्थिकी बढ़ाने के उद्देश्य से विकासखंड के परिसर में एक बार फिर से स्थानीय उत्पादन को बाजार देने के लिए पहल की गई थी। इसमें विभिन्न क्लस्टरों, किसानों व समूहों से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामग्री को जन सामान्य को मुहैया कराने की एक पहल की गई थी। सभी काश्तकारों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय जो हमारी एसएचजी है, स्थानीय जो हमारे किसान हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है उनको लेकर हमने यहाँ पर एक छोटा सा बाजार देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये महिलाएं स्वयं के द्वारा उत्पादित सामग्री है, इसमें इनकी सब्जी है, इनके द्वारा उत्पादित राजमा है, चौलाई है, जो चीजें यहाँ पहाड़ में होती हैं और पहाड़ की जो समृद्ध विरासत है, इनके ऊनी कपड़े हैं, इन सब को लेकर, क्योंकि शीतकालीन प्रवास के दौरान जब यात्रा काल शुरू नहीं रहता तो इनको एक बाजार देने की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमने आज से ये संडे मार्केट यहाँ पर पुनः प्रारंभ किया है। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारणों से वो लगातार चल नहीं पाया।
लेकिन अब हमारा ये प्रयास है कि लगातार चलता रहेगा, लोगों को बाजार मिलेगा और हमारे जो स्थानीय किसान हैं, जो कृषक हैं, जो असंगठित की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है वो सारे लोगों को मुहैया होगी। साथ ही वोकल फॉर लोकल का जो नारा है। कार से चक्राता मोटर मार्ग पर विकासनगर से सहिया की ओर जा रही एक कार अचानक चालक के द्वारा नियंत्रण खो जाने से करीब 200 मीटर गहरी खाई में जो है वो जा गिरी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है, जिसे थाना कालसी पुलिस व SDRF ने विकासनगर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। हमें सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हमें थाना कालसी से सूचना मिली और कंट्रोल रूम देहरादून से कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें मौके पर आकर हमने देखा कि एक महिला जो घायल अवस्था में थी और एक जेंट्स, जिनको लगभग मृत हालत में हमने निकाला है और पोस्टमार्टम पुलिस से ऑर्डर कर दिया। जिले की लोहाघाट बाराकोट मुख्य सड़क में पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक नालियां लंबे समय से बंद पड़ी हैं तथा PWD लोहाघाट के द्वारा सड़क किनारे बने जानलेवा गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया है, जिससे दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र राय ने इसे विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा, लंबे समय से मुख्य सड़क की नालियां बंद पड़ी, जिस कारण बरसात में सड़क नदी में तब्दील हो जाती है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। पाटनपुर से लेकर विद्युत उपकेंद्र तक सड़क किनारे जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, जिनसे बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है, पर विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद गड्ढे भरने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि लगता है विभागीय अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनका उनके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पाटनपुर से लेकर आपके प्रेमनगर इसमें एक कबट टूटे हुए हैं, कबट टूटा हुआ पहला, और उसके बाद में जो नालियाँ सारी नालियाँ बंद होने से सड़क के जो लाइनिंग है, वाइट लाइनिंग है, उसमें के समीप से बिल्कुल 2 बाई 2 फीट के गड्ढे हुए हैं, जिसमें आए दिन 2 पहिया वाहनों के लिए और 4 पहिया वाहनों के लिए आए दिन जो है दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं विभागीय अधिकारियों से ये अनुरोध करूँगा कि भाई इस मामले में संज्ञान लेते हुए आप शीघ्र इन गड्ढों को भरवाने की कृपा करें और ये जो जितनी नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं इनको खुलवाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट जो भी हैं उनको निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि आम जनता को राहत महसूस हो और दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। अब इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि कोई उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कम से कम 3 महीने 4 महीने हो गए कम से कम बरसात हुए। तब से देखिए ये सड़क बिल्कुल एकदम नालियाँ ठोक हैं और वो गड्ढे जब तक बने हुए हैं जिनको भरने की कोई कोशिश नहीं गई। इसको शीघ्र इसको भरवाया जाए, जिससे कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया है ये। अगर गड्ढे ना भरे गए जल्दी तो कुछ भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। बागेश्वर के कपकोट में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है और धूप खिल गई है। मौसम साफ होते ही कपकोट के विनायक कर्मी टोली वाछम घाटी में बर्फबारी का आनंद लेने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कपकोट में पहाड़ चारों तरफ बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। बाहर से आए लोग बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। कपकोट क्षेत्र के विनायक में बर्फ से पहाड़ लदे हुए बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आकर लोग यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद तो कर रहे हैं, साथ ही बर्फ में खूब मस्ती भी कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हुई बर्फबारी अभी बिजली नहीं देख सकते हैं। और हम जा रहे हैं अभी खाती गाँव और रास्ते में विनायक चौक पड़ा, यहाँ पर बर्फ पड़ी बहुत बड़ी मात्रा में
और बर्फ का आनंद ले रहे हैं। और आज हमने पहली बार बर्फ यहाँ पर देखी और खूब आनंद लिया। और बहुत बढ़िया है कि जो है व्यू हिमालय का भी देखने को मिल रहा है। हिमालय में बर्फ पड़ी है चारों तरफ से। विकास नगर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा विकास नगर में गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोगिनी मंजू दीदी मुख्य वक्ता रही। उनके द्वारा स्वयं भगवान के द्वारा दिए गीता ज्ञान का अमृत पान कराया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गीता ज्ञान का अमृत पान किया। उसके बाद भंडारे का भी आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। गीता जयंती हर वर्ष माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को बनाई जाती है। वास्तव में वो उस समय का प्रतीक है जब भारत में धर्म का ह्रास होता है या कहीं धर्म की जलानी होती है। एक धर्म दूसरे धर्म के साथ हिंसा का प्रयोग करता है। ऐसे समय में परमपिता परमात्मा जो हम सब के पिता हैं, उनको इस धरती पर सब मनुष्य आत्माओं पर रहम आता है, तो वो खुद अवतरित होते हैं और होकर अधर्म का विनाश करते हैं और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो उस सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा पिता ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को जिस पुस्तक में बद्ध किया उसका नाम है गीता। तो आज हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विकास नगर शाखा में गीता जयंती मनाकर जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि वो गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और अपने आचरण को। वहीं रुड़की सैलानी शमशान घाट के पास बन रही सड़क का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण के सिवाय नुकसान जो है वो हुआ है और कोई फायदा जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि जब तक सड़क बनने से पहले नाले का निर्माण नहीं हुआ था तब तक सड़क के निर्माण का कोई फायदा नहीं है और लाखों रुपए की लागत भी बेकार जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नाले का निर्माण नहीं होगा तो सड़क का निर्माण भी नहीं होने दिया जाएगा। खड़े होकर देख यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारा नाला का प्रभाव उधर के पार्षद ने एकदम बनवा दिया सारा नाला। उधर के पार्षद है सोनी भाई है हमारे पार्षद उधर के इस साइड वो है काले भाई। आके आपके पास सुन भी नहीं रहे हैं जो समस्या आ रही है, आके सुन भी नहीं रहे हैं। वो तो 5 दिन हो गए, वहाँ आके देखा भी नहीं उन्होंने कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उन्होंने एक बार आके देखा भी नहीं यहाँ पे कि कितना सड़क बन गई नहीं बन गई, निर्माण कहाँ तक पहुँच गया, किसी की कोई समस्या है नहीं है। चलिए उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।